जी जनाब, शुरू करें। जी सर, बस आ रहे हैं, अहमद खान ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब शुरू भी करें, किसका इंतजार है आपको? जी सर, शुरू करा। सॉरी सर। सो सर, फर्स्ट स्लाइड। जी सर। So today my topic is thermal power plant. First of all, when we talk about introduction, that's what is thermal power plant. Let's say a thermal power plant convert the energy of the coal into an electrical energy. Coal is burned in the boiler, which convert water into steam. The expansion of steam in turbine produce mechanical power, which drive the alternator coupled to the turbine, as we see in next slide. Thermal power plants contribute maximum to the generation of power for any country. So in thermal generating station, we use coal, oil, natural gas, or many other types of fuel, and which is considered as a primary source of energy. This is our introduction. So, sir, next slide. This is our working principle of thermal power plant. First of all, firstly, the water is taken into the boiler from the water source. The boiler is heated with the help of coal. The increase in temperature help in the transformation of water into a steam. The steam generated in the boiler is sent through a steam turbine. The turbine has blades that rotate when high velocity steam flow across them. This rotation of turbine blade is used to generate electricity. A generator is connected to the steam turbine. When the turbine turns, electricity is generated and given as output by the generator, which is then supplied to the consumer through high voltage power lines. So next slide. So next slide. So पे तो हूँ भाई, लेआउट के ऊपर। जी सर, लेआउट आपकी है ना नेक्स्ट स्लाइड, जो जनरल लेआउट, ये इसको स्किप जी करना सर, जी सर। नेक्स्ट सर, यही नेक्स्ट स्लाइड, यही है सर, लेआउट है मेरी, लेआउट समझानी है। सर वैसे एक अपडेटेड आपको भेजी थी, ये इसमें हमने लेआउट चेंज किया था, तो मुझे इसी में बात समझा जो दूं आई सर? है मैंने वो लगाई है भाई। चलें सर, इसी में समझा देता हूँ सर। वो बेसिकली सर हमने जो है वो कोल से जो हम बिजली बना रहे ना, तो सर वो किया था। खैर सर, ये जर्नल है, मैं इसी पे समझा देता हूँ।
So basically this is our general layout of thermal power plant. First of all, जो हमारा मेन जो होता है, मैं बात कर रहा हूँ कोल स्टोरेज, कोल से बॉयल, कोल से जो हम बॉयलर को स्टीम वगैरह बॉयलर से बनाते हैं, कोल को यूज करते हैं, मींस के कोल पावर प्लांट, तो उसकी मैंने जो है एग्जांपल लिए है। तो बहुत सारे रिसोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सीन जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है वो ये होता है, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज डिपार्ट होता है, वहां पे ट्रेन्स के थ्रू या जो भी है उनके थ्रू जो है वो हमारा कोल आता है और वो स्टोर हो जाता है। फिर उस कोल्ड स्टोरेज डिवाइस से हमारा जो ये जो हमारा कोल है, ये कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयर्स के थ्रू जाता है। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट इसमें से जो माइंस या जो भी पार्टिकल्स हैं उसको डिटेक्टर होता है, उससे उसके थ्रू डिटेक्ट करके हटाता है। फिर ये जो हमारा कोल्ड हैंडलिंग डिपार्ट से जो है हमारा क्रशर में जाता है। क्रशर इसको जो है वो पीसेस में जो है कन्वर्ट करता है। लेकिन फिर उसके बाद ये पुल्वराइज प्लांट में जाता है। पुल्वराइज में इसलिए जाता है, इसको जो है पाउडर फॉर्म में जो है क्रशर से फिर ये पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर किया जाता है। फिर ये जो पाउडर है वो हमारा बॉयलर में आता है। और हमारा जो ये जब ये बॉयलर में आता है तो एयर प्री हीटर के थ्रू हमारा जो हॉट एयर अंदर आता है इसके बॉयलर के, ये दोनों मिलकर हमारे फर्नेस के अंदर ये दोनों मिलकर जो है वो बर्निंग करते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो बॉयलर के अंदर आग लगती है, फर्नेस के अंदर आग लगती है, जिससे हमारा जो है बॉयलर में जो पानी होता है वो ट्यूब्स में हमारा जो है वो वेपर्स की शक्ल में बनना शुरू हो जाता है, यानी स्टीम बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो है वो सुपर हीटर में जाता है। सुपर हीटर जो है वो बेसिकली उसके अंदर जो स्टीम होती है, उसके अंदर जो स्टीम होती है वो बेसिकली उसको जो है वो वेट स्टीम होती है। लाइक हमारे प्रेशर कुकर में हमने देखा होगा कि जब वो जो कुकर में से जो हमारा स्टीम निकला तो वेट स्टीम होती है। इसको बिल्कुल हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हम इसको बनाते हैं और उसके बाद हम इसको टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन जो है वो हमारा घूमता है, जिसकी उससे शार्प अल्टरनेटर लगी होती है, वो घूमती है, जिससे हमारा बिजली पैदा होता है, जो हम ट्रांसफार्मर का यूज करके हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन में भेजते हैं। फिर उसके बाद हमारे टरबाइन से जो ये हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम है ये हमारे कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर से फिर ये कंडेंस होकर मजीद इसको जो है वो ठंडा करने के लिए ये कूलिंग टावर में जाती है, उसमें स्प्रे होता है वाटर का। फिर उसके बाद ये पंप में जाती है। पंप जो है वो इसको फीड वाटर को या लाइक जो हमारा रिवर है या कोई भी वाटर का सोर्स है इसको पंप करता हुआ हमारा इकोनोमाइजर में भेजता है। इकोनोमाइजर जो है बेसिकली क्या है, इकोनोमाइजर जो है वो बेसिकली इकोनॉमिकल से रिलेट है, लाइक के ये हमारे बॉयलर के साथ लगा होता है। और ये जो है बेसिकली इसके अंदर काम ये होता है कि ये हमारे वाटर को जो है वो जो ये हमारी जो प्रोडक्ट गैस या फ्लू गैस जो चल रही होती है वो इसको गर्म करती है पाइप्स में। कि वो इसलिए गर्म करती है कि जब ये बॉयलर के अंदर जाए तो उसको कम एनर्जी लेते हुए इसको जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करे। फिर उसके बाद ये हमारा जो प्रोडक्ट गैस ये चलती रहती है, ये फिर एयर प्री हीटर में जाती है, जिसके बारे में अभी शुरू में बात की गई है। एयर प्री हीटर का काम बेसिकली क्या होता है, ये फोर्स ड्राफ्ट फैन लगी होती है यहाँ पे, ये जो हमारी एयर चल रही होती है इसके अंदर, तो ये जो हीट फ्लू गैस जो चल रही होती है इसके अंदर, ये इसको गर्म करती है और यही हॉट एयर जो है वो हमारे बॉयलर के फर्नेस में जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा ये फ्लू गैस या प्रोडक्ट गैस जो हमारा बन रहा है, ये जो है हमारा यहाँ पे चिमनी के थ्रू निकलता है, बट यहाँ पे हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का यूज करते हैं, वो इसलिए ताकि प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। लाइक अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा तो जो है हमारे तो एग्जॉस्ट गैस उस तरह नहीं निकलेगी। दूसरी चीज, जो हमारे बॉयलर में से जो एशेस निकल रहे होते हैं उसको एश हैंडलिंग डिपार्ट में भेजा जाता है, और वो एश हैंडलिंग डिपार्ट जो है वो उसको फिर स्टोरेज डिपार्ट में भेजता है, क्योंकि वो एशेस जो है वो वेस्ट नहीं होते हैं। वो एशेस जो है हमारे जो है वो सीमेंट वगैरह वाले और फैक्ट्रीज वाले और ये सारी बेचा जाता है। दूसरी चीज, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है चिमनी के साथ, ताकि ये जो गैसेस निकल रहे थे बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आजकल प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है ताकि इसको जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसके रिएक्शंस को ऐसा बना दें कि ऐसे गैसेस निकलें कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। सर नेक्स्ट स्लाइड। हमारे जो मेन इक्विपमेंट है वो उसमें हमारा आ जाता है कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, पुल्वराइजिंग प्लांट, बॉयलर्स, टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टावर एंड पंप्स।
फिट वाटर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर, ये तमाम के तमाम हमारे मेन इक्विपमेंट्स हैं थर्मल पावर प्लांट के, जो कि आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे सद्दाम। थैंक यू। थैंक यू अम्माद। सर आप नेक्स्ट स्लाइड कर लें काइंडली। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। सर जो हमारे पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स या जो हमारे पास हमें पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी थर्मल पावर प्लांट को यूज़ करने में, उनमें सबसे पहले तो हमारे पास जो होता है वो कोल्ड हैंडलिंग प्लांट होता है। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कोयला आ रहा होता है उसे हम स्टोर कर रहे होते हैं, और उस अगर हमारे पास 200 मेगावाट का अगर हमारे पास पावर प्लांट है तो उसमें एटलीस्ट हमें जो है पर डे के हिसाब से 2000 टन कोयला चाहिए होता है। उसके अलावा सर जो जैसा कि हम जानते हैं कि कोल पावर प्लांट जो होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कोयले की नीड होगी, तो इसलिए हम उसको पहले स्टोर करते हैं। इसलिए स्टोर करने के लिए हम एक कोल हैंडलिंग प्लांट थर्मल पावर प्लांट से पहले अपने पास रखते हैं स्टोरेज के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। जब कोयला हमारे पास सर आता है कोल हैंडलिंग प्लांट में, तो वहाँ से हम उस कोयले को पोलराइज करते हैं। पोलराइज करने से मुराद ये होती है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी कंबशन हो, और ज़्यादा अच्छी कंबशन के लिए हम कोयले को पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं। और अब ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा कहलाता है, ये जो मेथड है बेसिकली वो हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्शन पोलराइजेशन। डिस्क्रिप्शन पोलराइजेशन आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड है कोयले को पोलराइज करने के लिए। इसमें हम जो हमारे पास कोल होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं, ताकि हम उसको जब बर्न करें तो बर्न करने में आसानी हो और कंबशन जो है वो ज़्यादा हमारे पास इफेक्टिव हो। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। जी बोले जनाब। पोलराइज्ड हमारे पास कोल, अभी स्लाइड अभी शो हुई सर। जो हमारे पास पोलराइज्ड कोल होता है वो उसको हम बॉयलर में भेज देते हैं, और जो बॉयलर होता है वहाँ पर उस कोयले को बर्न करके, और उस बर्निंग के नतीजे में फर्नेस में हमारे पास स्टीम बर्न करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस हो रही होती है। और बॉयलर के अंदर जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम यूज़ करते हैं स्टीम को आगे अपने टरबाइंस को चलाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास टरबाइंस डिफरेंट टाइप की टरबाइंस हम यूज करते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड होता है। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। जी सर। तो सर हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्टीम का टेम्परेचर होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम उतने टेम्परेचर के ऊपर स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं बॉयलर के अंदर। फर्दर ये फिर जो हमारे पास स्टीम होती है इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं टरबाइंस में। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। एक मिनट जरा होल्ड करना शेख, मैं क्लास ले रहा हूँ, तुझे कॉल करता हूँ। जी सर। हेलो जी, चलें कंटिन्यू करें। जी सर। जी सर। सर टरबाइन में हमारे पास सर हम डिफरेंट टाइप की टरबाइंस यूज कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास सर हाई प्रेशर टरबाइन हो सकती है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होती है, और लो प्रेशर टरबाइंस होती हैं। इसके अलावा सर हम इम्पल्स टरबाइंस और रिएक्शन टरबाइंस यूज करते हैं। इनमें सर डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास हाई प्रेशर जी करें कंटिन्यू करें आप। सर हाई प्रेशर टरबाइन जो हमारे पास होती है, हाई प्रेशर टरबाइन जो है सर उसमें हमारे पास वो मल्टी स्टेज टरबाइन होती है, और उसके लिए हमें बहुत ही उसको रन करने के लिए जो लो प्रेशर टरबाइन होती है उसमें जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टीम की नीड नहीं होती, लेकिन हमारे पास हाई प्रेशर चाहिए होता है। और जो हमारी लो प्रेशर टरबाइन होती है वो बेसिकली इम्पल्स टरबाइन होती है।
यानी कि अगर हमें इम्पल्स टरबाइन को चलाना होता है तो हमें बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है ताकि उससे हम बेस्ट काम करवा सकें। उसके अलावा सर हमारी लो प्रेशर टरबाइन और इंटरमीडिएट जो प्रेशर टरबाइंस होती हैं उनमें रिएक्शन टरबाइंस होती हैं, और रिएक्शन टरबाइंस जो होती हैं उनका प्रेशर 400 psi से ज्यादा हमें नहीं चाहिए होता, यानी उससे हम कम प्रेशर के ऊपर हम उनको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, जनाब आप हैं? जी सर, इसका मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, स्लाइड चेंज करूं? जी सर, इसके आगे से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अपना फिर नाम जरा बता दीजिए मुझे। जी जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका नाम क्या जी है? सर बिल्कुल। अपना नाम तो बता दें भाई। नेक्स्ट स्लाइड सर। पहले अपना नाम तो आप बता दें। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे, सर आपको मेरी आवाज आ रही सऊद है? नवेद सर। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ आपका। सर आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। अपना नाम बता दीजिए आप। आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो, हेलो। अच्छा जी आपको आवाज आ रही है भाई? यार बिलाल कहाँ है? बिलाल की कौन सी सीट है? कौन प्रेजेंट कर रहा है? मुझे नाम तो बता दीजिए अपना। लास्ट वन। जी 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 सर आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर, बहुत रुक गई थी एकदम, पता नहीं ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको मेरी आवाज जी, आ रही है? माय अपना नेम इज नाम सऊद प्लीज नवेद शुरू शुरू करने से पहले अपना नाम तो बता दें आप। जी सर, आवाज आपकी। जी सर बिल्कुल। मैं माय नेम आपसे इज नाम सऊद पूछ रहा हूँ नवेद आपका इतनी एंड देर से भाई। फर्दर आई विल कंटिन्यू दिस स्लाइड। अपना नाम तो बता दें सर मैं पहले नाम आप। बता रहा हूँ आपको, आवाज आ जी रही है? जी अब आ रही है आवाज। सऊद नवेद नाम है जी सर। सऊद साहब फरमाइए। बिल्कुल। अ, जी, माय नेम इज सऊद नवेद एंड now I will continue the slides. We have another important component, condenser. ठीक है। The surface condenser is a shell and tube heat exchanger where cooling water flow through tubes and exhaust steam feed into the shell surrounded the tube. As result, steam condense outside the tubes. यानी कि कंडेंसर की जो सरफेस है हमारे पास, या तो वो शेल की होंगी या तो ट्यूब की होंगी, हीट एक्सचेंजर में की तरह, हीट एक्सचेंजर की, जहाँ पे कूलिंग वाटर फ्लो करता है ट्यूब्स के जरिए, स्टीम्स को एग्जॉस्ट करता है। कौन सी स्टीम? वो स्टीम जो हम शेल में शेल में देखते हैं, जो ट्यूब के पास होती है। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? जो स्टीम है वो कंडेंस होकर ट्यूब से बाहर आएगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हमारे पास आ जाता है कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स। A condenser need huge amount of water to condense the steam. Most plant use cooled cooling system where warm water coming from condenser is cooled and reused. Cooling tower is a steel or concrete hyperbolic structure with the height of 150 meter. यानी कि कंडेंसर को बहुत सारा पानी चाहिए होता है स्टीम को कंडेंस करने के लिए। मोस्टली जो प्लांट है वो कोल्ड कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, जहाँ क्या होता है, गर्म पानी कंडेंसर से आने के बाद कूल हो जाता है, जिससे हम रीयूज कर सकते हैं। कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर स्टील या फिर कंक्रीट का हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसकी हाइट 150 मीटर है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। फीड वाटर हीटर जो होता है हमारे पास, फीड वाटर हीटर इम्प्रूव ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी। थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू कोल्ड वाटर एंटरिंग द बॉयलर ड्रम आर अवॉइडेड। क्वालिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय द बॉयलर इज इंक्रीज्ड। यानी कि फीड वाटर हीटिंग हमारे पास ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। जो ठंडा पानी बॉयलर के ड्रम में जाता है, उससे जो थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं फीड वाटर हीटर से।
जो बॉयलर स्ट्रीम प्रोड्यूस करता है उसकी क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं फीड वाटर हीटर से। नेक्स्ट स्लाइड सर। Economizer. Economizer. Fuel gases coming out of the boiler carry a lot of heat, and economizer extract a part of this heat from flue gases and uses it for heating feed water, saving coal consumption and higher boiler efficiency. जो हमारे पास बॉयलर फ्यू गैसेस आती हैं उनके पास बहुत हीट होती है। इकोनोमाइजर क्या करता है, जो ये फ्यूल गैसेस के पास जो हीट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और इस हीट से हम फीड वाटर को हीट करते हैं। यानी बॉयलर से जो फ्लू गैसेस मिल रही हैं उनकी हीट फीड वाटर को उनकी हीट से हम फीड वाटर को गर्म करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। Air preheater. The function of air preheater is to preheat the air before entering to the furnace by utilizing some of energy left in the flue gases before exhausting them to the atmosphere. After flue gases leave economizer, some further heat can be extracted from them and used to heat incoming heat. यानी एयर प्रीहीटर हमारे पास इसका ये फंक्शन है, हमारे पास एयर को फर्नेस में जाने से पहले प्रीहीट कर देता है और ये एयर को फर्नेस में जाने से पहले कैसे प्रीहीट करता है, जो फ्लू गैसेस में हमारे पास कुछ एनर्जी बच जाती है उसको यूटिलाइज करके एयर को प्रीहीट करता है उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करने से पहले। फिर जब फ्लू गैसेस इकोनोमाइजर को छोड़ देती हैं तो क्या होता है, हम उसमें से और हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे हम आने वाली हीट को और गर्म करेंगे। नाउ फर्दर स्लाइड कीजिएगा कि हाउ इट इज यूज्ड टू हीट द इनकमिंग हीट, ये क्या मतलब हुआ? इस जुमले का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अगर आप ये कहें कि अगर यूज टू हीट द इनकमिंग एयर को अगर आप हीट कर रहे हैं प्री हीटर के अंदर, जो फ्लू गैसेस के अंदर जो हीट है उसको हीट को कैसे हीट किया जाता है, जरा ये तो समझाइए। जी सर इनकमिंग एयर होगी सर, बिल्कुल। चलिए नाउ द फर्दर स्लाइड्स विल बी डिलीवर्ड बाय मोहम्मद बिलाल हुसैन। थैंक यू सर। मोहम्मद बिलाल हुसैन। जी बिलाल सर। सर आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोले आप। So gas generated and their controls in thermal power plant. First is ash handling plant and second is water handling plant. We know that we are burning coals in furnace. After the burning, there is a lot of ashes in the furnace. So ash is so hot we cannot let in the furnace because it will produce some corrosion effect and impact on efficiency. So that's why we have to remove the ashes to the furnace or boiler. So we know that thousands of tons fuels or coils burns in the boilers or furnace. That's why we have to move. First step to move to ashes or then control quenching. We know quenching process. First we have to add into the water, and then second is that mechanics mean and hydraulics mean move to the bunkers. After the bunker, the process is there. Trucks or vehicles loaded to the ashes, and we can put on the construction site. On if our thermal power plant is near to ponds, so we can put on in the ponds. And so next slide, please. पहले जरा ये बताइए स्लरी क्या होती है, जो आपने लिखा है बॉटम में, स्लरी क्या मतलब है इसका? यस सर। स्लरी क्या होती है? स्लरी आपने दो अलग अलग चीजें लिखी है ना ऐश की टाइप में, एक बॉटम ऐश जिसको आप स्लरी कह रहे हैं, एक फ्लाई ऐश। आपने दोनों का फर्क तो बताया नहीं है मुझे। सर मिक्सचर ऑफ सॉलिड डेंसर वाटर in the water. And what is fly ash? Fly ash हमारे पास होते हैं
सर जो फ्लू गैसेस होते हैं, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, मुझे आ रही है आवाज आपकी। मैं आपसे फ्लाई ऐश की पूछ रहा हूँ क्या होती है, जरा समझाइए मुझे। सो फ्लाई एशेस हमारे पास होती है परवरिज फ्यूल्स जैसे होती है, फ्यूल्स एशेस जो होती है, या कॉइल कंबशन होती है, उसकी जो प्रोडक्ट्स होती है सर हमारे पास होती अच्छा है जो कॉइल। जी सर, नेक्स्ट क्या है सर? ये वाटर हैंडलिंग की तो आपने बात की नहीं है, आपने लिखा हुआ है यहाँ पे। Yes, oh, sorry, sir. भूल गया. Water handling in thermal power plant. Water use in power plant for many purposes, like production to produce heat by heating the water, and we also use for cooling purpose, and we also use for recycling purpose, reheat the steam, and we require a lot of water to produce steam and run power plants. And so next slide, please. Yeah, there is some advantages and disadvantages of a thermal power plant. So first of all, I will discuss advantages of thermal power plant. First of all, water is easily available almost in everywhere in every space. So first advantage is that we use water in thermal power plant, and we can put this power plant in a small space of a small space to install, and less cost of generation than diesel power plants, and making energy from thermal power plants is easier than others. The fuel which are using in thermal power plant is coal, and this is cheap and easy available in markets and everywhere. A thermal power plant can be set up anywhere near to fuels or near to water supplies, and then require less space as compared to the hydropower plant and others. Thermal power plant has less initial cost as compared to other like hydropower plants, hydropower station, and etc. So next slide, please. The disadvantages of the thermal power plant, which is we are burning fuels, we are burning coal, and with coal we are burning also like fossil fuel. Uh, due to the fossil fuel burning, there's acidic gases produced like SO2 and CO2, carbon dioxide, and NO. This is harmful for our pollution, harmful for our environment, produce pollution, and produce also ashes. And second is that the disadvantage of the thermal power plant is we require huge amount or large amount of water for steams. And second is that overall low efficiency of the thermal power plant as compared to other power stations. And it is a high maintenance cost required for a high maintenance cost to maintain our thermal power plant. And the fuel is non-renewable resources. Efficiency decrease, and the most important disadvantage of this thermal power plant is efficiency decrease with times. Like if it's the lifetime of the thermal power plant is 3 to 4 decades, as compared to hydropower plant. Power plant lifetime is 1 to 2 centuries. And so next slide, please. इसके बाद तो कुछ भी नहीं है सर। शायद सर अपडेट की थी, अपडेट न्यूज में और था क्वेश्चन आंसर का स्लाइड, तो थैंक्स की थी स्लाइड। चले अच्छा जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। पहली बात तो ये कि आपने उस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया जिसको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर रही है। स्कॉटलैंड के अंदर, वेल्स के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, इवन चाइना और इंडिया जो ज्यादा कोल पावर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, उन्होंने इसको अब ऑब्सलीट करार देके पूरी अपना बंद कर रहे हैं। इसके जो एडवांटेजेस आप बता रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं। चाइना के अंदर एक एस्टिमेट ये है कि कोल पावर प्लांट्स की वजह से जो लोगों के लंग्स और दूसरी डिजीज हुई हैं, आज चाइनीज गवर्नमेंट जो है तकरीबन $500 बिलियन उनकी मेडिकल कॉस्ट पे बियर कर रही है।
So tell me one reason why you have selected to present on coal power plant. सर बिकॉज हमारा जो अभी पावर प्लांट का जो सब्जेक्ट है, तो सर उस हवाले से हमने इन चीज़ों पे, खासतौर पे जो कोल पावर प्लांट है, हमने उस पर स्टडी काफ़ी की थी। तो सर इसलिए मैंने सोचा कि हम जो है इस पे थोड़ा सा क्या नाम है, अपनी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हम पावर प्लांट का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो हमने बोला कि इस पे थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है और मजीद इसको पॉलिश करके आपको जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी जो इफिशिएंसी फैक्टर कितना होता है इसका, यानी आप कितनी जो है एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कोल के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले जाने में इफिशिएंसी फैक्टर कितना है इसका? 30%, 35%, 40% कितना है इसका? चलें, इसको छोड़ें। अच्छा, दूसरा आपने इसके एडवांटेज में बताया है कि लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन। 35% होती है तक। कितनी? 35 ऐसी परसेंट होती है। 35 to 40% ये भी, और सर वो डिपेंड करता है कि हमारा जो टरबाइन होता है बेसिकली वो जो यूज होता है, अभी जैसे सद्दाम ने बताया हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर, तो उसमें ये होता है कि हर ब्लेड्स के ऊपर हमने पढ़ा है कि 250 kg का जो है वो क्या नाम है वो लगता है, फोर्स लगती है हर उसके टरबाइंस के हर ब्लेड्स के ऊपर। तो वो उसकी ब्लेड्स को किस तरह से डिजाइन किया गया सर, उस चीज पे, टरबाइंस पे भी जो है काफी फर्क पड़ता है सर, कि किस तरह का हम यूज कर रहे हैं उसमें। चलें, 35 to 40%। दूसरा आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इनिशियल कॉस्ट, लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग। किसी भी प्रोजेक्ट की जो लाइफ देखी जाती है, ये निकाला जाता है, उसको दो चीजों से देखते हैं कि एक तो आपकी इनिशियल कॉस्ट है, उसका पेबैक टाइम क्या है, और एक उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब अगर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी आपने खुद कहा है कि जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, वो एक दफा की कॉस्ट है, उसके बाद आप 50 साल 60 साल, उसके बाद फिर मैन पावर की कॉस्ट रह जाती है उसकी, या 30 साल के बाद 20 साल के बाद आप कुछ काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। इसके अंदर तो आपकी एक मेन कॉस्ट है ना, फ्यूल की कॉस्ट को तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप खुद कह रहे हैं कि 2000 टन पर डे की कंजम्पशन है फ्यूल की 200 मेगावाट के प्लांट के लिए ना, ये बताइए ना आप प्रेजेंटेशन में। अच्छा, 2000 टन का अगर चलें, आजकल बहुत रेट गिरे हुए कोयले के। अभी जब आप भी निकालते हैं, ये तो नहीं देखते ना कि मुझे जमीन से निकल रहा है, मुझे मुफ्त में मिल रहा है। उसकी माइनिंग कॉस्ट होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अगर कोयले की कीमत जो है इस वक्त, कोल की कीमत जो है $90 पर टन है, तो ये तो आपकी डेली कॉस्ट आ रही है ना आपकी, जो फ्यूल की कॉस्ट जो है उसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जाके 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, वो तो आपका हाइडल प्लांट जो होगा वो तो फ्री में काम कर रहा होगा, और इसको अभी भी आप इसकी फ्यूल कॉस्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते ना। एप्पल टू एप्पल तो कंपेयर नहीं हो रहा ना ये। जी सर, बिल्कुल। इसकी फ्यूल कॉस्ट तो हमेशा रहेगी ना। आप जब तक कोयला बर्न नहीं करेंगे, आप एनर्जी नहीं ले सकते ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के लिए एक प्रोसेस से आप कोयले को बर्न करेंगे, स्टीम बनाएंगे, उस स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, उससे जनरेटर लेके एट द एंड आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी इफिशियंसी अगर उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू 100 थी फॉर एग्जांपल, तो आप बहुत ही आपने अच्छा प्लांट लगाया तो आप 40 कन्वर्ट करेंगे, 60 तो फिर भी वेस्ट हो जाएगी ना। हाइडल में तो ये नहीं होता ना। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है बड़ा कैटेगोरिक आपने स्टेटमेंट दे दी है। एनीवे, इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, इसमें कोई शक नहीं। क्वालिटी 2-3 आपने बड़ी बुनियादी गलतियां की हुई हैं इसके अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक्स की, जो कि आई डोंट एक्सपेक्ट एट दिस लेवल के प्रेजेंटेशन में हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच जी, टाइम खत्म हो रहा है। ओके जी सर। ओके, थैंक जी यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर।